नमस्कार दोस्तों, बिहार अपडेट की बिहार की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि पाराशर जी। रवि जी, आपका स्वागत है। जी अतुल जी, नमस्कार। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनीता चौधरी जी। अनीता जी, आपका भी स्वागत है। नमस्ते। और सोशल मीडिया पर अपनी पैनी नजर गड़ाए हमारे साथ मौजूद है मनीष वत्स जी। मनीष जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मनीष जी से ही जानते हैं कि सोशल मीडिया में क्या क्या ट्रेंडिंग है, क्या चल रहा है, कौन ट्रोल हो रहा है और कौन है हिट। मनीष जी बताएं। जी, चूंकि बिहार अभी चुनाव के दौर में है, बिहार में चुनाव है 2020 का विधानसभा चुनाव, तो उसको ध्यान में रखते हुए ज़्यादा चर्चाएं और ज़्यादा बातचीत तो बिहार के लोग चुनाव पर ही कर रहे हैं। लेकिन कल लोगों की नज़र कांग्रेस के CWC पे भी थी। लोगों ने उस पर भी बहुत सारी चर्चाएं की, चूंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और बिहार में भी बहुत सालों तक कांग्रेस ने राज किया था और अभी भी उम्मीद है कांग्रेस, जो खास करके कांग्रेस से संबंध रखते हैं या जो कांग्रेस गठबंधन से संबंध रखते हैं या फिर जो विपक्ष के लोग हैं, उनकी नज़र थी कि अगर कांग्रेस में बदलाव होता है तो उसके बिहार के चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। कल सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहा था कि पार्टी CWC नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया शुरू करे। हालांकि फिर कल शाम तक मामला वहीं आके अटक गया। सोनिया गांधी ही फिर से अध्यक्ष बनी रही अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर। तो इस पे नजर थी लोगों की। बिहार के लोग इस पे कमेंट कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, इस पर तरह तरह की बातें हो रही थी। कोई अंदाजा लगा रहा था कि हर कोई अंदाजा लगा रहा था कि शायद अब कांग्रेस को कोई नया अध्यक्ष मिल जाए जो गांधी परिवार से हटके हो। हमारी चर्चा में भी कल इस पर चर्चा हुई थी, इस पर बातचीत हुई थी कि शायद अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनाया जाए या फिर से राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे। लेकिन हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। ट्विटर पे टॉप ट्रेंडिंग में था, पर अंत में शाम तक जो मामला क्लियर हुआ, जो साफ हुआ, वो सबकी नज़र में है। सोनिया गांधी को अध्यक्ष चुन लिया। दूसरी चर्चा जो बिहार की राजनीति में चल रही थी वो रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर चल रही थी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ दिन पहले पार्टी को उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ऐसा लग रहा है कि वो शायद राजद छोड़ देंगे। इसमें जिस तरह से कांग्रेस की आंतरिक कलह कल सामने आई थी, उसी तरह से बिहार में राजद की आंतरिक कलह भी सामने आ रही है। क्या है, सुशील मोदी ने कहा है कि ट्विटर पे ट्वीट किया है कि लालू प्रसाद के करीबी रहे रघुवंश प्रसाद सिंह ने राजद में अपराध के राजनीतिकरण का यथाशक्ति विरोध किया और 10% आरक्षण देने के केंद्र सरकार के फैसले का नीतिगत समर्थन किया। लेकिन राजद और कांग्रेस 20 साल से साथ हैं, फिर भी दोनों के गुण और चरित्र में इसलिए दोनों के गुण और चरित्र में समानता स्वाभाविक है। दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। राजद ने खुद को समुद्र और केंद्रीय मंत्री रह चुके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को एक लोटा पानी कहा है। कहा जाता है संगत से गुण होता है, संगत से गुंजात है। ना कांग्रेस अब राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल की पार्टी रही, न लालू प्रसाद की पार्टी का लोहिया जेपी के आदर्शों से कोई वास्ता रहा। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने यह भी कहा है कि यदि राष्ट्रीय पद से इस्तीफा वापस नहीं लेते हैं अगर रघुवंश प्रसाद सिंह, तो माना जाएगा कि राजद ऊंची जाति के गरीबों का भला नहीं किया। कुल मिलाकर सुशील मोदी ने बहुत बड़ा तंज कसा है राजद पर। उनके चारित्रिक गुणों के बारे में ट्वीट किया है कि किस तरह के उनके गुण हैं। और इसके अलावा दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है तेज प्रताप यादव का वो बयान, जिनमें उन्होंने कहा है कि राजद समंदर है और अगर इससे एक लोटा पानी निकल जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कहने का मतलब है कि राजद और तेज प्रताप यादव को या तेजस्वी यादव को अगर रघुवंश प्रसाद पार्टी छोड़ देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने जिलाधिकारियों से चुनाव कराने के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। किस तरह से कड़ाई से चुनाव हो, बिहार में चुनाव किस तरह से शांतिपूर्ण सफल हो। जी
रवि जी, कांग्रेस की जो कार्य समिति है उसने एक बार फिर से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद इस बार कुछ परिवर्तन हुआ, क्योंकि कुछ एक पीछे एक पत्र भी मीडिया में लीक हुआ था जिसके माध्यम से 23 लोगों ने, प्रमुख नेताओं ने ये कहा था कि भाई इस बार एक कांग्रेस को एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की आवश्यकता है, वो करना चाहिए। पिछले कुछ समय से देखने आया है कि एक समय में सत्ता में बनी हुई कांग्रेस पार्टी लगभग कई राज्यों में तो हाशिए पर आ ही चुकी है, केंद्र में भी वो लगभग हाशिए पे है। हालांकि कांग्रेसी इसी बात पे सुकून हासिल मना रहे हैं कि पिछली बार 44 सीटें थी, इस बार 50 से ऊपर सीटें उनके पास है, तो ये उनकी उपलब्धि है। क्या आपको लगता नहीं कि जिस प्रकार एक मौका था कांग्रेस में सोनिया गांधी या गांधी परिवार के पास कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का, एक नया ऊर्जावान अध्यक्ष देने का, कहीं ना कहीं एक बार फिर से सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाकर कहीं वो मौका उन्होंने गवा तो नहीं दिया, क्योंकि इस साल चुनाव भी है और आगे भी इस संगठन को खड़ा करना है। देखिए, जहाँ तक चुनावी समय की बात है तो इस साल बिहार में बहुत नज़दीक है चुनाव, और अगले वर्ष भी पश्चिम बंगाल में चुनाव है। और चुनाव तो अब हालात ये हैं कि हर साल किसी न किसी राज्य के चुनाव होते रहते हैं। जहाँ तक कांग्रेस को मजबूत बनाने का प्रश्न है तो कल की जो CWC की बैठक रही, और उस बैठक की वजह जो चिट्ठी रही, जो जैसा कि आपने बताया कि 23 जो वरिष्ठ नेता कांग्रेस के हैं, उन्होंने पत्र लिखकर एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की भी मांग की थी। और ये सारी कवायद उस समय की गई थी जब राजस्थान में गहलोत सरकार संकट से जूझ रही थी और अचानक सोनिया गांधी को बीमारी की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। तो समय को लेकर के कल CWC की बैठक में राहुल गांधी ने जो 23 नेताओं ने जिन्होंने असहमति के सुर उस चिट्ठी के जरिए व्यक्त किए थे, उन पर काफ़ी नाराज़गी जताई। हालांकि मीडिया में बाद में खबर आई कि उन्होंने बहुत तल्ख बयान नहीं दिए थे। जो भी हो, अब ये तो साफ साफ सामने आ ही चुका है कि कांग्रेस में बाकायदा 2 गुट, मुखर गुट कहें, गुट तो हमेशा से हर पार्टी में रहा करते हैं, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से 2014 का आम चुनाव लूज करने के बाद और जिस तरह 2019 का आम चुनाव हारने के बाद और बहुत सारे प्रदेशों में अपनी सरकारें गंवा देने के बाद अब कांग्रेस में कायदे से तो आत्म मंथन का दौर, सेहतमंद दौर में कहना चाहूंगा, दोबारा से शुरू होना चाहिए। और देश के लोकतंत्र के लिए भी एक बहुत अच्छी बात होगी कि अगर एक ताकतवर विपक्ष पक्ष के सामने हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था इसीलिए बहुत खूबसूरत राजनीतिक व्यवस्था है क्योंकि उसमें कोई भी पार्टी या कोई भी गठबंधन निरंकुश होकर शासन नहीं कर सकता। सामने एक बहुत जवाबदेह विपक्ष की परिकल्पना लोकतंत्र में की गई है, लेकिन अगर लोकतंत्र में विपक्ष बहुत कमजोर रहेगा तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं होगी। तो होना तो ये चाहिए कि कांग्रेस को नए सिरे से सकारात्मक आत्ममंथन करके अपना जो संगठन है उसको दोबारा से नए सिरे से खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए। कांग्रेस में जिस तरह से युवा पीढ़ी और जो वरिष्ठ कांग्रेसी हैं वे हम देख रहे हैं कि कई साल से आपस में बिल्कुल आमने सामने हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि हमने ये भी देखा है कि जब राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष पद का ताज पहनाया गया था तो उनके इर्द गिर्द जो उन्होंने अपने कुछ सेनापति जो बनाए थे उनकी भी हालत बहुत खराब है। और मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि जो पत्र 23 लोगों के हस्ताक्षर से जो लिखा गया उसमें जितिन प्रसाद जो उत्तर प्रदेश से कांग्रेस के ब्राह्मण चेहरे के तौर पर, युवा चेहरे के तौर पर, एक समय था जब काफी उनसे संभावनाएं और उम्मीदें कांग्रेस को हुआ करती थी, लेकिन वे प्रियंका गांधी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के पार्टी का महासचिव बनाए जाने के बाद से वे जितिन प्रसाद भी हाशिए पर हैं। और मैं आपको ये जानकारी भी दूं कि उन 23 लोगों में इस चिट्ठी पर हस्ताक्षर करने वाले मुरली देवड़ा के जो सुपुत्र हैं मिलिंद देवड़ा, वे भी शामिल हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो कहा जा रहा है कि युवा नेता वर्सेस वरिष्ठ नेता, अगर उसमें गुलाम नबी आजाद हैं,
शशि थरूर हैं, वीरप्पा मोइली हैं, राज बब्बर हैं। तो युवा जो राहुल गांधी की धुरी माने जाते थे, ऐसे दो चेहरे भी हैं जिन्होंने उस पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग करते हुए उस पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और हम जानते हैं कि जब कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी थे, उस समय अशोक तंवर हरियाणा में, जो आज कांग्रेस ही छोड़ चुके हैं, और ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में, वो उनके सेनापति थे, छत्रप थे, वे कांग्रेस छोड़ चुके हैं। राजस्थान में हमने अभी देखा, सचिन पायलट ठीक है कि मान मनोबल के बाद मान गए, लेकिन जो गांठ बहुत बड़ी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच राजस्थान में लगी है, वो बहुत जल्दी सुलझने वाली नहीं है। और मुझे लगता है कि आगामी दिसंबर जनवरी तक राजस्थान कांग्रेस में भी कुछ अंतरकलह दोबारा से बहुत मुखर रूप से दिखाई देगी। तो एक तथ्य और अतुल जी मैं जिक्र करता चलूं कि आमतौर पर यह मान्यता है कि नेहरू गांधी परिवार ही कांग्रेस की कमान संभालता आया है आजादी के बाद से। ऐसा नहीं है, ये असल में लोगों को ऐसा लगता है। अगर हम गणना करें, पूरे कालखंडों की गणना करें, तो 1947 के बाद से अभी तक नेहरू गांधी परिवार ने 38 साल कांग्रेस का नेतृत्व किया है। तो 35 साल इस परिवार से जो अलग रहे हैं, वे भी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई विकल्प कांग्रेस के पास कभी भी परिवार के अलावा मौजूद नहीं रहा। बाकायदा 35 साल कांग्रेस के जो नेतृत्व है वो गैर नेहरू और गांधी परिवार ने किया है। तो लेकिन अब सवाल ये है कि जो वरिष्ठ लोग हैं, उनमें से अध्यक्ष पद के लिए सामने कोई क्यों नहीं आ रहा, दावेदारी कोई क्यों नहीं कर रहा। ये चिट्ठी सामूहिक रूप से चिट्ठी लिख करके राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी पर एक दबाव बनाने की रणनीति क्यों अपनाई जा रही है। भाई सामने आइए, दावेदारी पेश करिए। राहुल गांधी ने तो बाकायदा ये कह के ही अध्यक्ष पद छोड़ा था कि अब जो है परिवार वाला नहीं, परिवार के बाहर वाला कोई अध्यक्ष बनना चाहिए। तो जब से अब तक कितना समय हो गया, किसी ने कोई पुख्ता दावेदारी किसी वरिष्ठ कांग्रेसी ने क्यों नहीं की अभी तक। रवि जी, आपका कहना ठीक है, लेकिन मुझे क्या लगता है कि जो 47 के बाद की जो कांग्रेस थी, जो पहले तो कांग्रेस एक आंदोलन था, आंदोलन को फिर पार्टी में कन्वर्ट किया गया, और उसमें भी देखा गया कि इंदिरा गांधी ने जब कांग्रेस में कांग्रेस आई करके बनाई, तो ओरिजिनल कांग्रेस से जो लोग निकले, आधे लोग उधर चले गए। तो 1977 में वो भी एक रहा। और कांग्रेस जो आज की तारीख में, जिस कांग्रेस की आप और मैं बात कर रहे हैं, उस कांग्रेस में तो सीताराम केसरी जब अध्यक्ष बने तो उनको जूते चप्पल से कार्यालय में घुस के मार के निकाला गया था। तो इस कांग्रेस का इतिहास विकास तो ये है। और कहीं ना कहीं अनीता, आपकी टिप्पणी में ये चाहूंगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस के जो नेता है उनको ये पता है कि गांधी परिवार का आड़ में अपना उल्लू बहुत सीधा किया जा सकता है, इसलिए बहुत सारे नेता जो हैं वो गांधी परिवार को ही वहां बैठा के रखना चाहते हैं। देखिए, जब सत्ता की बात हुई, देश में शासन की बात हुई, तो उन्होंने मनमोहन सिंह को बैठा दिया वहां पर, क्योंकि मनमोहन सिंह की आड़ में फिर बहुत सारे खेल इस पार्टी में हुए और ये उन लोगों को भी सूट करता था। लेकिन अगर कोई दमदार कांग्रेस का नेता अध्यक्ष बन जाएगा तो कहीं ना कहीं इन लोगों की दुकानें जो है वो बंद हो जाएंगी, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये सारी टोपी गांधी फैमिली पर बार बार ला दी जाती है, उनके नाम पर, उनके सम्मान पे। आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है कि सोनिया गांधी इस देश के प्रधानमंत्री के तौर पे कमान नहीं संभालना चाहती थी और या राजी नहीं थी, बहुत इच्छुक थी। जब सरकार, जो राजीव सरकार के बाद जब उनको मौका मिला तो उन्होंने बोला कि जब समर्थन उनसे खींच लिया गया था यूपीए में, ये यूपीए 1 की टाइम है, तो उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे और वो राष्ट्रपति से फ्लोर टेस्ट के लिए परमिशन भी मांगी। लेकिन उस वक्त में उनके क्योंकि वो इटली का अपना जो नागरिकता है उन्होंने गिव अप नहीं किया था और यहाँ पे वो 5-5 साल का एक्सटेंशन पे नागरिकता ली हुई थी, तो उस वक्त में हमारे संविधान के अकॉर्डिंगली वो नहीं बन सकती थी प्रधानमंत्री। इसलिए मनमोहन सिंह जो है एक दूसरा विकल्प जो कि पपेट के तौर पे नजर आए। कल के CWC के मीटिंग में भी मनमोहन सिंह कुछ ऐसे ही दिखाई दिए, बहुत ही समझदार, देश में उनकी जो इज्जत है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन मनमोहन सिंह जब 23 नेताओं ने, उन्हीं की पार्टी के, लगभग उन्हीं के बराबर के वो नेता हैं, काफी सीजन नेता हैं और पढ़ाई लिखाई और उनके नॉलेज की अगर बात करें तो कपिल सिब्बल से लेके गुलाम नबी आजाद से लेके, अगर हम शशि थरूर की बात करें
तो सबने अपने अपने आयाम छुए हुए हैं। उन लोगों ने लेटर लिखा, लेकिन जब सोनिया गांधी एक नाटकीय ढंग से उन्होंने इस्तीफे की बात करी तो सबसे पहले मनमोहन सिंह सामने आए, बोले कि मैडम सोनिया आप अध्यक्ष पद पर बनी रहें। उसको डिट्टो किया ए.के. एंटनी ने। तो मनमोहन सिंह के एक ऐसे पपेट हैं जो सोनिया को बहुत सूट करते हैं। और आप देखेंगे उस वक्त की जो एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी उसमें यही सामने आया था कि उस समय के यूपीए शासनकाल में बहुत ऐसे नेता थे कांग्रेस के जिनको की रशियन एजेंसी जो है केबीजी वो फंड करती थी। हालांकि ये तहकीकात की बात है, लेकिन जो भी सूत्रों के हवाले से या उस वक्त में जो फ्लोट हुआ था मीडिया में खबर और जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसके मुताबिक यही समझ में आया था। तो उस वक्त में जब ये मांगी थी, उसमें एपीजे अब्दुल कलाम उस वक्त के राष्ट्रपति थे और उन्होंने फिर मना कर दिया था कि आप दूसरे दिन फ्लोर टेस्ट के लिए आप हमसे मुलाकात कर सकती हैं, लेकिन उनको संविधान के तहत उनको समझाया भी, तब जाके मनमोहन सिंह को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो सोनिया जो कि एक बहुत ही मामूली फैमिली से इटली के आती हैं, उनको ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस मतलब हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान उस कांग्रेस की जिसका नाम दूसरा हिंदुस्तान है उसकी वो महारानी है और वो शहंशाहत जो है सिर्फ गांधी फैमिली के साथ है। अगर 35 साल कांग्रेस का अध्यक्ष रहा आजादी के बाद, तो उसमें से 19 से 20 साल की अध्यक्षता जो है सोनिया गांधी की है। क्या काबिलियत थी सोनिया गांधी में जो उनको कांग्रेस का अध्यक्ष लगातार 19 साल बना के रखा गया। ऐसा क्या दिया उन्होंने पार्टी, क्या कंट्रीब्यूशन था उनका इस देश में? ये बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि सोनिया के कोई भी जो सीनियर लीडर है वो गांधी परिवार के इस आड़ में अपने उल्लू भी सीधे करते रहते हैं, वो बचे रहते हैं। अगर फेल होती है कांग्रेस तो गांधी परिवार फेल होता है, अगर पास होती है कांग्रेस तो गांधी परिवार पास होता है, लेकिन वो एज ए लीडर उस पार्टी में बने रहते हैं, अपनी जगह बनाए रहते हैं। कल का जो 23 लीडर्स जिन्होंने सिग्नेचर किया था, उनमें से जो 2 मास्टरमाइंड जिन्होंने सिग्नेचर नहीं किया था, जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आए हैं, हालांकि हम लोग सब समझ सकते हैं कि वो नाम कौन हो सकते हैं, उनकी राहुल से नहीं बनती है। और कुछ सुरजेवाला राहुल के बिना जी नहीं सकते हैं। और ये 2 लड़ाई जो है वो सोनिया के खास है, सुरजेवाला और इस तरह के कुछ लीडर जो हैं वो राहुल के खास हैं। और केसी वेणुगोपाल की भी अगर बात करें तो राहुल के खास हैं। तो ऐसे में ये 2 पीढ़ी की जो लड़ाई है उसमें एक घर में कहा जाता है ना, एक घर में कुर्सी है, एक घर है जिसमें एक ही कुर्सी है, कभी माँ उस पे बैठती है और कभी बेटा उस पे बैठता है और बाकी लोग उसकी तीमारदारी करते हैं। तो यही कांग्रेस है और कांग्रेस इसके बिना अब चल नहीं सकती है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी जो है वो लोग अपने अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को आगे बढ़ाना भी नहीं चाहते। लेकिन कल का महाभारत का अंत नहीं हुआ है। आज फिर कपिल सिब्बल ने एक ट्वीट किया। कपिल सिब्बल का कहना है कि ये पद की बात नहीं है, ये मेरे देश की बात है। हालांकि कल उन्होंने ये कहा था कि हाँ राहुल जी ने हमसे पर्सनली फोन पे बात कर लिया, इसलिए मैं अपना ट्वीट हटा। हालांकि उन्होंने माफी नहीं मांगा था, लेकिन मैं अपना ट्वीट वापस लेता हूं और ट्वीट को डिलीट कर दिया था अपने शब्द। लेकिन जो पहला शब्द आया था, उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के लिए हर वक्त केस लड़ता रहा, राजस्थान में सरकार बचाई, अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस के नाम कर दी और उसके बाद मुझे बीजेपी की बी पार्टी बताया जा रहा है। गुलाम नबी आजाद की तरफ से भी काफी सख्त शब्द जो हैं वो आए थे। हालांकि बाद में गुलाम नबी आजाद पलट गए और उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कोई और लीडर है। लेकिन आपको बता दूं कि सुरजेवाला के उस ट्वीट पे कांग्रेस की जो बीट रिपोर्टर हैं, आप जाके देखेंगे तो उन्होंने प्रहार किया है। वो कई चैनल्स के रिपोर्टर ने कहा कि कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। 23 लीडर जो कि जिनका अपना एक हैसियत है, अपना नाम है, उन्होंने लेटर लिखा और उन्हीं में से जो अंदर खाने से खबर आई थी, उन्हीं आप में से ही किसी ने कहा, और वो आपके पास भी वो सबूत होगा क्योंकि वेबिनार था ये, आप डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए थे, लेकिन आप उससे इनकार कर रहे हैं और मीडिया पे ठीकरा फोड़ रहे हैं। मीडिया, क्योंकि तुरंत इसके बाद दिव्या स्पंदना जो राहुल की बहुत खास मानी जाती है, उनका ट्वीट आना शुरू हो जाता है। धीरज गुर्जर जो कि प्रियंका के बहुत खास माने जाते हैं, उनका ट्वीट आना शुरू हो जाता है। पूर्व अध्यक्ष उत्तर प्रदेश निर्मल खत्री, उनका ट्वीट आना शुरू हो जाता है, जो सारे लोग प्रोटेक्ट करना शुरू करते हैं राहुल और सोनिया और प्रियंका को और गाली देना शुरू कर देते हैं उन 23 नेताओं को।
तो कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ये बचाव है राहुल को, क्योंकि अभी एक्सेप्टेंस नहीं था तो राहुल ने को किसी तरह से सोनिया को बरकरार रखा गया, राहुल को पाइपलाइन में कि हम राहुल जी को चाहते हैं अध्यक्ष, ये कह के लोगों ने सहमति जता दी है। कांग्रेस का अधिवेशन होगा, उसके बाद फिर राहुल की वापसी होगी अध्यक्ष पद पर इस पार्टी में, और फिर माता जी घर में बैठेंगी, राहुल भैया उस कांग्रेस की कुर्सी पे बैठेंगे। जी। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में अभी दिखाई दे रही है, ऊहापोह की स्थिति है, कोई विजन नहीं है आज की तारीख में देखा जाए। जिस पार्टी को देश में अगर कुछ काम करना है वो काम ना करते हुए, देश के लिए नेतृत्व ना बनाने की बात करते हुए, अभी दुखद यह है कि आप अपनी पार्टी का ही नेता नहीं ठीक से तय कर पा रहे हैं, वहीं आपके जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका पालन करते कहीं नहीं दिखाया जा रहा है। रवि जी, बिहार में क्योंकि चुनाव की सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं, आरजेडी में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है रघुवंश प्रसाद को लेकर। तेज प्रताप ने एक बड़ा अजीब सा बयान दिया है कि उनका कहना यह है कि राजद बहुत बड़ा समंदर है, एक लोटा पानी निकल भी गया तो क्या हो गया, यानी कि उन्होंने एक लोटा पानी से रघुवंश बाबू की तुलना कर दी है। तो कहीं ना कहीं ये भी दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की स्थिति समझ में आ ही रही है कि अगर वो अपना ही अंतिम स्ट्रक्चर ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो बिहार में किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे। वहीं जेडीयू और बीजेपी ने धुआंधार तैयारी शुरू कर दी है और वो अब जमीन पर दिखाई देने लगी है। तो कहीं लगता है कि क्या विपक्ष एकजुट होकर जब तक मुकाबला करेगा तब तक ये मुकाबला एक तरफा हो जाएगा? नहीं, अभी एक तरफा तो नहीं कहना चाहिए, और बिहार में जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से भी अभी एक तरफा चुनाव तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन तेज प्रताप यादव के बयान पर मुझे लगता है कि जो बहुत गंभीर गमगीन माहौल में आजकल कोरोना के बैठे हैं, उनको एक जोरदार ठहाका जरूर मारना चाहिए। अगर वे रघुवंश प्रसाद सिंह को एक लोटा पानी और आरजेडी यानी अपने घर परिवार को समंदर बता रहे हैं, तो एक बहुत ही बचकाना, बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही एहसान फरामोश वाली फीलिंग्स देने वाला एक बयान है। उनको शायद पता नहीं है कि जो चुनाव चिन्ह उनका लालटेन है, लालटेन में एक लोटा मिट्टी का तेल भी नहीं आता है, तो वो लालटेन आधे लोटे से पूरी भर जाती है। तो ये चीज उनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और जब भी हम आरजेडी की बात करते, ठीक है, लोकतंत्र में जिसकी पार्टी जीतती है, जो सरकार बनाता है, बिल्कुल सही है, जनता उसको जिताती है, उसका जनाधार होता है। लोकतंत्र का जो प्रमुख ठोस आधार है वो जनाधार ही है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस समय भ्रष्टाचार की वजह से लालू यादव की कुर्सी जाने वाली थी और आनन फानन में जनता दल यूनाइटेड का गठन किया गया था, उस समय रघुवंश प्रसाद सिंह उन 7-8 लोगों में से, उन कद्दावर नेताओं में से शामिल थे जिन्होंने तेज प्रताप यादव के पिताजी का, जो अभी भ्रष्टाचार के उन्हीं उस समय जो आरोप लगने शुरू हुए थे, उन्हीं आरोपों की वजह से आजकल जेल में है। हाँ, हालांकि अपने रसूख की वजह से जेल की चक्की नहीं पीस रहे हैं, बस इतना भर बाकी है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह अगर नाराज हैं और आरजेडी के कई विधायक अगर जेडीयू में शामिल लोग, जेडीयू छोड़ दें, हम ये कहें कि आरजेडी से निकल गए हैं, वे ऐसे विधायक जो आरजेडी के लोगों ने, सदस्यों ने, उनके चाहने वालों ने जिनको विधानसभा में पहुंचाया था, अगर वो आरजेडी छोड़ गए हैं, आरजेडी के बहुत सारे पार्षद, फिर से कहूंगा कि वो जो मोहल्ले के लोग, शहर के लोग, वार्ड्स के लोग जिनको चुनते हैं, अगर वे आरजेडी छोड़ के जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये आरजेडी के जनाधार के सिमटते जाने की बात है। और तेज प्रताप यादव को तो अपने बयानों पर शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अपनी जो पत्नी ऐश्वर्या चंद्रिका राय की जो बेटी ऐश्वर्या राय हैं, जिनके साथ उनका परिवार न्यायालय में पटना के विवाद चल रहा है, उनके बारे में उन्होंने कहा कि उनके कई वीडियो उनके पास हैं, तो उनके चेहरे का जो विद्रूप, जो घृणास्पद जो भाव था, वो लालू यादव के परिवार के डीएनए को ही साबित करता है कि वो कितने एहसान फरामोश हो सकते हैं, भ्रष्टाचार के कितने पसंद करने वाले हो सकते हैं। तो इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। और अभी देखिए, अभी तो खैर मेरे पास तो खबर ये भी है कि जेडीयू, बीजेपी और एलजेपी के बीच सीट शेयरिंग का जो मामला है वो काफी हद तक अंदर खाने
आगे बढ़ गया है। हालांकि मीडिया में अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है और शुरुआती दौर में ये कहा जा रहा था कि लोकसभा का जो चुनाव का जो फॉर्मूला था, यानी 40 सीटों में से 17 जेडीयू, 17 बीजेपी और 6 एलजेपी को दी गई थी। लेकिन ये जो विधानसभा चुनाव का जो फॉर्मूला है, ये थोड़ा सा शायद अलग होगा। एलजेपी को इसमें थोड़ी सी अहमियत, हल्की सी थोड़ी सी ज्यादा दिए जाने की बात सामने आ रही है। तो देखिए, चुनावी तैयारियां चल रही हैं। चुनाव जिस दिन घोषणा होगी चुनाव की, सितंबर के दूसरे हफ्ते में 20-21 तारीख तक, तब तक और भी स्थितियां स्पष्ट होंगी। जी जी जी, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और कहीं ना कहीं कुछ एक ऐसी चीजें भी सामने आ रही हैं जिसमें बिहार की जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उस पर भी काफी बात हो रही है। और अभी ताजा मामला है पटना के बोरिंग रोड क्षेत्र का, जहां जेडीयू के उपाध्यक्ष की उनके घर के पास ही जमकर पिटाई की गई। पता चला ये कि उन्होंने कोई जगह खरीदी थी, वहां पे वो पूजा करा रहे थे, कुछ गुंडों ने घुसकर उनको घर में घुस के उनको बाहर निकाल के मारा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा देखने की बात है कि पटना में, देश की राजधानी में, और जनता दल यूनाइटेड, सत्तारूढ़ दल के उपाध्यक्ष की पिटाई होती है। गुंडों की इतनी हिम्मत है, तो कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था को भी लेकर एक बात उठती रही है, उस पर भी एक ध्यान में देखने और सोचने की बात है। बिहार अपडेट में फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप भी अपनी कोई खबर, अपनी कोई बात हम तक पहुंचाएं, जिनको आप पहुंचाना चाहते हैं आप हमारे को मेल कर सकते हैं biharupdate@gmail.com पर। आप हमारा मोबाइल ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर उसके माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। रवि जी आपका धन्यवाद, अनीता जी आपका धन्यवाद, मनीष जी आपका धन्यवाद इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।